गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 3 का जो भी है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और टॉपिक का जो टाइटल है वो केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। वैसे तो आप 11th क्लास में केपलर्स लॉज को ऑलरेडी ठीक ठाक ढंग से पढ़ चुके हैं। चूँकि ये बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में भी है, अब जो रिक्वायरमेंट बीएससी पार्ट 1 की है उसके हिसाब से हम लोग को पढ़ना ही होगा। फिजिक्स में जो भी बेसिक्स होते हैं वो कभी नहीं बदलते। जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है वो आपके आज भी काम आने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है, प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एक प्लैनेट के रूप में हमारी अर्थ भी है, वैसे तो मरकरी भी है, जुपिटर भी है, वगैरह वगैरह आप जानते हैं। हमने ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बना रखी है और यहाँ पे सन को हमने शो कर रखा है और वो फोकस पे है। जो साइंटिस्ट केपलर हुए थे उन्होंने प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए थे। उसमें जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के नाम से जाना जाता है। सेकंड लॉ द लॉ ऑफ एरियाज के नाम से जाना जाता है और थर्ड लॉ दी हार्मोनिक लॉ के नाम से जाना जाता है। इसके लिए तो कोई फॉर्मूलेशन नहीं है फर्स्ट लॉ के लिए। अभी हम बारी बारी से अपने हिसाब से बात करते हैं। लॉ ऑफ एरियाज में जो इन्होंने नोटेशन दिया है उसके हिसाब से हम लिखना चाहेंगे dA/dt। कुछ बुक्स में एरिया को S से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने एरिया को A ही रिप्रेजेंट किया है, इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसकी इक्वेशन है सेकेंड लॉ की। जो थर्ड लॉ है इसको आपने पढ़ा ही होगा, T² प्रोपोर्शनल टू R³ या T² इक्वल टू KR³। जहाँ पे T क्या है थोड़ा बहुत आप जानते हैं, R क्या है ये भी थोड़ा बहुत जानते हैं आप। R के बजाय इस बुक में इन्होंने इसको A से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं R की जगह रेडियस को A लेते हैं। A रेडियस नहीं है, मैं अभी आपको हमें समझाना बाकी है और आपको करेक्ट करना होगा। जो फर्स्ट लॉ है वो पहले से आप अच्छे से जानते हैं कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो इन्होंने भाषा लिखी है वो दूसरे ढंग से लिखी है, एवरी प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। प्लैनेट हम ये ले लेते हैं, इसकी सपोज करते हैं यहाँ पे पोजीशन है A, फिर हम यहाँ पे पोजीशन B दिखाते हैं। एक पोजीशन हम यहाँ पे C भी ले लेंगे और एक पोजीशन हम यहाँ पे D के रूप में लेंगे। ऐसे ही एक जनरल पॉइंट हम और कंसीडर करते हैं। P पॉइंट पे प्लैनेट इस समय है, ये A पे भी जाएगा, B पॉइंट पे भी जाएगा, C पॉइंट पे भी जाएगा, D पॉइंट पे भी जाएगा। क्यों जाएगा? उसका काम ही है कि वो रिवॉल्व करेगा, यूं जाएगा। हालांकि हमको B यहाँ पे लेना चाहिए, लेकिन जो बुक के नोटेशन है उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, ताकि आप बुक से जब पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो। यूं चलते हुए P पॉइंट पे भी पहुँचेगा, D पॉइंट पे भी पहुँचेगा, B पॉइंट पे भी पहुँचाएगा और उसके बाद ये लगातार मूव करते हुए ये एक अपना पीरियड भी कंप्लीट करेगा। जहाँ तक पहले तो चूंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की बात हो रही है, तो इलिप्स के बारे में आप जो बेसिक तरीके से और क्या जानना चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये हमने इसको बाइसेक्ट किया हुआ है
इसमें दो चीजें आपको जाननी चाहिए, ये ए होता है और ये बी होता है। चूंकि दो एक्सिस आपको दिखाई दे रही हैं, ए बी के रूप में एक बड़ी सी एक्सिस है, इसको मेजर एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेजर एक्सिस। जो बड़ी है वो मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या है? इसकी लंबाई 2a के बराबर है। आधी जो हमने ली है ये सेंटर से लेके वो सेमी मेजर एक्सिस कहलाती है। यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस जो होगी वो होगी a। मेजर एक्सिस इक्वल टू a। में ये जो लेंथ है वो पूरी 2b के बराबर है। इसकी जो आधी हमने जो फिगर में शो कर रखी है वो b है। वो सेमी माइनर एक्सिस यहाँ पे अगर कही जाए, पूछा जाए इलिप्स में, अभी हम प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हैं, ये इलिप्स है। इलिप्स में फोकस हम यहाँ बता रहे हैं, ये बड़ी वाली एक्सिस, ये छोटी वाली एक्सिस। बड़ी को मेजर एक्सिस बोलते हैं, छोटी को माइनर एक्सिस बोलते हैं, और आधे को सेमी मेजर एक्सिस। इसी तरीके से इस आधे को सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी माइनर एक्सिस जो होती है वो इसमें b के बराबर है। मैं समझता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि a और b का क्या मतलब होता है। एलिप्स है, सर्किल तो है नहीं जिसमें रेडियस कांस्टेंट होती है, ये चपटा होता है, एग की तरह होता है। तो ये जो है आधी जो है वो सेमी मेजर एक्सिस कहलाती है, और ये छोटी वाली सेमी माइनर एक्सिस के रूप में कहलाती है। अब जब ये मूव करता है तो अब हमारा जो सन है, सन ही हमारा फोकस पे है। सन से मिलाने वाली लाइन जो ये हम मिला के अगर देखें तो ये सी पॉइंट पे भी मिला के हम देखेंगे और पी पॉइंट पे भी मिला के देखेंगे। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ ले लेता हूँ, इसी तरीके से डी पॉइंट पे भी मिला के देख रहा हूँ। सपोज करते हैं ये जो पॉइंट्स का सिलेक्शन है, सी पॉइंट, पी पॉइंट और डी पॉइंट का, वो हमने इस तरीके से लिया है कि सपोज करिए केपलर के हिसाब से इस बीच में ए से सी तक जाने में डेल्टा टी टाइम लग रहा है। इसी तरीके से सी से पी तक जाने में भी डेल्टा टी टाइम, जो इक्वल इंटरवल्स के हमने इक्वल इंटरवल्स को लिया है, ए टू सी एंड सी टू पी। इसी तरीके से डी टू बी, ये भी वही टाइम है। ये एनालिसिस करने के लिए जरूरी है। अब हम लोग इसको इस बुक में जो लिखा हुआ है, जिसको आपको स्वयं को एक बार रीड जरूर करना होगा, तो पहली बात यह है कि सन हमने ले लिया है और वन ऑफ द प्लैनेट्स, ऐसे दूसरा प्लैनेट जिसकी और डिस्टेंस जैसे ही कम या ज्यादा होगी, उन प्लैनेट्स की उनकी अलग अलग इलिप्स होंगे। तो जनरल वे में लिखा, एवरी प्लैनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं हर प्लैनेट। द सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकाई, इसमें जो फोकाई होती है उसकी एक फोकाई पे सन सिचुएट होता है। मेरे समझ में आपको फर्स्ट लॉ, चूंकि आपने पहले से भी पढ़ा है, समझ में आ गया होगा, लेकिन सेकेंड लॉ भी हम लोगों को देखना है। एक जो है एक दूसरे तरीके से इन्होंने और लिखा है, वो भी पढ़ के सुना देता हूँ। द पाथ ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज इन द फॉर्म ऑफ एन एलिप्स and the sun is at one of its foci. Different planets of the sun move in different orbits about it. ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। जो सेकेंड लॉ है, फर्स्ट लॉ आपने समझ लिया है, इसकी हम चर्चा अब ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको हम यहाँ से मिटा भी देते हैं, कहीं कुछ लिखने की ज़रूरत होगी तो जगह भी चाहिए। और केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, जगह की ज़रूरत होगी, यूटिलाइज करेंगे। आपने सेमी मेजर एक्सिस, एक बार फिर रिपीट कर दूं कि ये जो आधी डिस्टेंस है जो मेजर एक्सिस है वो सेमी मेजर एक्सिस a के बराबर होती है और मेजर एक्सिस 2a के बराबर। इसी तरीके से जो माइनर एक्सिस है ये 2b के बराबर है और सेमी माइनर एक्सिस b के बराबर है। तो अब हम सेकेंड लॉ को देखने जा रहे हैं। अब इस बीच में जो एरिया उसने सन को प्लैनेट से मिलाने वाली लाइन
पहली बार एस से ए तक ऐसे है, जब बी पे पहुंचा तो एस सी पे पहुंचा तो एस सी है। इस बीच में इसने एक एरिया स्वीप किया है। फिर जब सी से पी तक पहुंचा है तो ये एरिया स्वीप किया है। जब डी से बी तक पहुंचा है तो इसने ये एरिया स्वीप किया है। इसके बारे में वो कहते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसा कि ये इंटरवल ऑफ टाइम, ये इंटरवल ऑफ टाइम, ये इंटरवल ऑफ टाइम हमने इक्वल इस फिगर में लिया है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है। इसका मतलब है कि एरिया ए एस सी इक्वल टू एरिया सी एस पी सी, माने ये एरिया इस एरिया के इक्वल है, ये एरिया इस एरिया के इक्वल है, यानी तीनों एरिया आपस में बराबर है। देखने में इसने डी से बी तक जाने में जो डिस्टेंस डेल्टा एस ट्रेवल करी है इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें बीच की है डेल्टा एस, ये डेल्टा एस 1 कह देते हैं, डेल्टा एस 2 कह देते हैं यहां से यहां तक, ये डेल्टा एस 3, जिसमें देखिए डेल्टा एस 1 बड़ी है, फिर डेल्टा एस 2 उससे छोटी है, लेकिन डेल्टा एस 1 से ये बड़ी है, लेकिन डेल्टा एस 1 से ये छोटी है, सॉरी ये एस 3 है। इसको थर्ड पे हम ए से सी तक आया, सी से पी तक आया, और पी से डी से बी तक आया, जिसको हम एस 3 कहेंगे, इसको एस 2 कह दिया, सॉरी एस 1 एस 2 एंड एस 3 इस तरीके से कह दिया हमने। तो निश्चित रूप से चूंकि सन यहां पर पास में है, ये जो मिलाने वाली लाइन है ये डिस्टेंस छोटी है, तो ये जो है यहां पे निश्चित रूप से उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, यानी कि प्लैनेट की स्पीड जब सन के पास आता है बराबर टाइम बराबर दूरी पे नहीं रहता हमेशा कोई भी प्लैनेट। कभी देखिए इतना दूर है प्लैनेट, फिर उससे दूरी कम हुई है, फिर कम हुई है, यहाँ पे आके कुछ और डिस्टेंस होगी, यहाँ पे सबसे पास है जब बी पॉइंट पे है, और जब ये ए पॉइंट पे है वो सबसे ज्यादा दूर है सन से। जब ये दूर है तो ये धीमा चल रहा है, और जब पास है तो तेज चल रहा है, तो तेजी चल के एरिया इक्वल स्वीप करता है। ये हम समझाना चाहते थे और हमने हर एंगल से इसको बताया है। अब इनका जो लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं। ये जो मिलाने वाली लाइन है इसको बोलते हैं ये लोग रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर माने जैसे ये रेडियस वेक्टर यहाँ पे ये आर है, ये वेरिएबल रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर ही एरिया स्वीप कर रहा है, तो इसके बारे में लिख रहे हैं द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू प्लैनेट, फ्रॉम सन टू प्लैनेट, प्लैनेट ए पे भी पहुंचता है, सी पे भी पहुंचता है, पी पे भी पहुंचता है, डी पे भी पहुंचता है, बी पे भी पहुंचता है, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स, बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल पार करता है, हिंदी मीडियम के वाले के हिसाब से, या दूसरे में बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में भी कह देते हैं इसको इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में स्वीप करता है, या आप ये भी कहोगे कि ये डीए बाई डी टी ये एरियल वेलोसिटी है, और हिंदी वाले आप समझ लें इसको क्षेत्रीय चाल क्षेत्रफल कहते हैं, तो क्षेत्रीय चाल भी कह देते हैं इसको क्षेत्रीय चाल। क्षेत्रीय चाल कांस्टेंट होती है, या एरियल वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर, ये किसकी है एरियल वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर। कौन सा रेडियस वेक्टर होता है, सन को प्लैनेट वाली मिलाने वाली लाइन, ये वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है, तो रेडियस वेक्टर इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में स्वीप करता है, या उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इसी को इस फिगर में यहाँ पे ए से सी तक जा रहा है, ये समझाने की कोशिश करी गई है। मैं समझता हूं कि ये भी आपने समझ लिया है। तो सेकंड लॉ भी हमने समझाने की कोशिश करी, मेरे हिसाब से जो समझाना था वो मैंने समझा दिया है, इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अब आते हैं हम तीसरे लॉ पे। आपने जिस एंगल से पढ़ा हो मैं नहीं जानता, लेकिन अब ध्यान से इसमें देखिए क्या पढ़ा है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी को ये बोल रहे हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन।
जो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है इसको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलेंगे। जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दूसरा इन्होंने बोला है इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मींस टी स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to around the sun is proportional to the cube of semi major axis of the ellipse। सेमी मेजर एक्सिस हमने ये बताई है, ये रेडियस वेक्टर नहीं लिया गया है बल्कि सेमी मेजर एक्सिस लिया गया है। इसमें कंफ्यूज ना हो, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप इसको बड़े बारीकी से देख लें। सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। अब ये सही रूप में इसको याद कर लीजिए। अब हिंदी में सेमी मेजर एक्सिस को क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। जब हमने आपको समझा दिया इंग्लिश या हिंदी के सेमी मेजर एक्सिस का मतलब ये होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब या घन जिसको हिंदी में बोलते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। ये आवर्तकाल जो होता है उसके घूमने का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तो ये रूप हैं कि हमने के ए क्यूब कर दिया है। अब अगर एक पहला वाला प्लैनेट कोई एक है, हमने दो कंपैरिजन करना है। एक प्लैनेट 1 का टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t1 है तो t1 स्क्वायर इक्वल टू के। ये कांस्टेंट, ये जो के है वो सारे एक सन और प्लैनेट सिस्टम के लिए, सोलर सिस्टम के लिए ये के कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं प्लैनेट बदल जाने पे। प्लैनेट बदल जाने पे वेरिएबल टी है और ए है। क्योंकि एलिप्स बदल गया तो उसकी सेमी मेजर एक्सिस भी बदल गई, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बदल गया, बट के रिमेन्स कांस्टेंट। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें ताकि उसको आप ऑब्जेक्टिव का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा उसको भी आप समझ सकें। तो T1 इक्वल टू A1 क्यूब लिख सकते हो, अगर तुलना करना है। T2 इक्वल टू दूसरे प्लैनेट के लिए KA2 क्यूब लिख सकते हो। जब इसको डिवाइड करोगे तो के कैंसिल हो जाएगा, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब भी लिखा जा सकता है। या हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हम लिखेंगे T1 अपॉन T2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 हो गया और पावर क्यूब है। तो अब इसका स्क्वायर रूट लोगे, क्यूब की पावर का स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। माने जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो छोटी छोटी करनी होगी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, इन इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन हुए। दो बातें और इसमें हम बताना चाहेंगे केपलर्स लॉ से रिलेटेड। मेरे समझ में फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया है, लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। दूसरा जो है लॉ ऑफ एरियाज, वो भी समझ में आ गया है। ये हार्मोनिक लॉ कहलाता है, क्योंकि डिफरेंट पावर्स हैं इसलिए इनको हार्मोनिक के रूप में पहचानते हैं और हार्मोनिक लॉ इसको नाम दिया गया है। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड्स के जगह हार्मोनिक लॉ कहलाना बेटर होगा। तो इस लैंग्वेज के रूप में भी जो भी आपने 11th या 12th में पढ़ा है वो उसको करेक्ट कर लीजिए, अपनी भाषा को बहुत ही करेक्ट लैंग्वेज में हमने बताने की कोशिश की, जो भी आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से दी गई है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन चूंकि ऑब्जेक्टिव है, अगर डिस्क्रिप्टिव होता मैं करके दिखाता कि एलिप्स कैसे बनता है। थर्ड लॉ का भी डेरिवेशन जरूरी नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ जो एरिया का है उसको बताना बहुत जरूरी है। तो हम सेकेंड लॉ को लेते हैं, फर्स्ट लॉ को नहीं लेते हैं, सिर्फ सेकेंड लॉ को, डिडक्शन ऑफ केपलर्स सेकेंड लॉ करना चाहेंगे हम। सेकेंड लॉ इसमें कहाँ दिया है, मैं देखता हूँ। इसमें इन्होंने, हाँ ये ही है। इसमें वैसे बता चुका हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा है
ये हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे पिछले लेक्चर में, तो आपको पता है कि सन और प्लैनेट के बीच में जो फोर्स काम करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि सेंट्रल फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो प्लैनेटरी मोशन में भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अब हम एरियल वेलोसिटी के साथ इसको जोड़ेंगे। सेकेंड लॉ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब प्लैनेट घूमता है सन के अराउंड, तो उन्होंने कोई ऐसे दूरी नाप के ये एरिया सब कैलकुलेट नहीं करे हैं। कैसे कैलकुलेट हुआ कि dA/dt कांस्टेंट होता है, इसको हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं। dA/dt कांस्टेंट को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं दोबारा फिगर बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। अब आप देखिए कि ये जो प्लैनेट है रिवॉल्व कर रहा है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे सन है, ये रेडियस वेक्टर है, ये पॉइंट है, हमने डॉटेड बनाया हुआ है। ये पी पॉइंट पे भी जाएगा, हमने मान लिया। ये पी डैश पॉइंट पे भी चल के जाएगा, हमने मान लिया। ये सपोज करते हैं वेक्टर आर है। अब बदल के ये आर प्लस डेल्टा आर हो गया, हमने लिख दिया है। आपको छोटी लग रही होगी, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने दो किसी किन्हीं स्थितियों को बनाया है। हम नीचे बना सकते थे, यहाँ पे आर दिखाते, यहाँ पे आर प्लस डेल्टा आर दिखाते, जो चूंकि बुक में बना हुआ है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। ये हमेशा टेंजेंट उससे परपेंडिकुलर होता है, चाहे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो हम ये वाला जो सेपरेशन है वेक्टर के हिसाब से वो डेल्टा आर ले रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एक तरीके से भले ही ये रेखा आपको दिख रहा है, हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल की तरह मान लेते हैं। तो इस बीच में जो एरिया हमारा स्वीप हुआ है, ए इक्वल टू लिखोगे लेंथ इंटू बेस अपॉन हाइट, तो आर इंटू डेल्टा आर बाई 2 ये एरिया होगा। ये आप मान के चलिए। P से P डैश जाने में इसने डेल्टा आर डिस्टेंस ट्रेवल करी अपनी ऑर्बिट में। रेडियस वेक्टर हमने आर लिया हुआ है, तो ये हम परपेंडिकुलर मान लें, इसको बेस मान लें, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आर इंटू डेल्टा आर बाई 2 होता है। ये हमने ले लिया। और इसको हमने एरिया के बजाय हमने एरिया को डेल्टा एस, चूंकि आपके बुक में है, तो ये एरिया को सरफेस एरिया को एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये परिवर्तित हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने में जो एरिया स्वीप किया डेल्टा एस। अब इसको डिवाइड करिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग, इसको भाग दे रहे हैं हिंदी वाले, ये समझें। बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय डेल्टा टी वी हैव, क्या हमें मिल रहा है, इस इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा एस बाई डेल्टा टी हो गया। राइट हैंड साइड में हम ये डेल्टा टी इसके साथ जोड़ेंगे, तो आर इंटू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी 1/2 लगा देते हैं। तो ये अगर हम इसी में, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई ना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, जगह भी नहीं है। हम इसमें कैलकुलस लगाना चाहते हैं, तो कैलकुलस के लिए आप वही करेंगे। ये तो हमने बहुत बड़ा डेल्टा आर लिया है, हम इतना कम ले लें, इसी के पास है, ये बहुत पास है, तो आप लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ले लिए। बहुत कम टाइम इंटरवल में जब लेते हैं, तो यहाँ भी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 करिए, तो ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी, और ये हो जाएगा आर इंटू ये डी आर बाई डी टी 1/2 इंटू ये हो गया। अब डी आर बाई डी टी आप जानते हो कि v होता है वेलोसिटी, एज वी यू नो, मैं समझता हूं कि ये
डी आर बाई डी टी इक्वल टू वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट हो जाएगी वेलोसिटी। तो अब आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको मैं हटा दे रहा हूं और यही लिखता हूं। ये जो इक्वेशन हमने जो तीसरी दिखाई दे रही है इसको मैं ऊपर कॉपी करता हूं। डी एस बाई डी टी या डी ए बाई डी टी जो भी लेना चाहते हो, हमने यहाँ पे बुक के हिसाब से ले लिया है आर क्रॉस डी आर बाई डी टी की जगह पे हमने यहाँ से उठा के वी लिख लिया है। अब आप और आगे बढ़िए, डी एस बाई डी टी इक्वल टू, हम इसको m से डिवाइड करें और m से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1/2 या 1 आर क्रॉस एम वी, ऊपर ऊपर है आर है क्रॉस एम वी हो गया, एम स्केलर क्वांटिटी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम 2a। ये एम वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, ये मोमेंटम हो गया और इसको हम P से डिनोट कर सकते हैं तो यही हो गया R क्रॉस P बाई 2a। ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने पिछले चैप्टर्स में रोटेशनल मोशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो L होता है जिसको एंगुलर मोमेंटम कहते हो, इसकी जो डेफिनेशन ही है, इसकी परिभाषा है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम माने आर क्रॉस पी। ये आपने पढ़ा। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, रेखीय संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग होता है। ये मोमेंटम है, ये उसकी डिस्टेंस r है, ये रेडियस वेक्टर है। जब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो वेक्टर l हो जाता है। l माने कोणीय संवेग, p माने रेखीय संवेग, तो इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे एंगुलर मोमेंटम, इसको लीनियर मोमेंटम। तो एक तरीके से L/2m हो गया। तो ds/dt क्या आया फाइनली, इसको मैं मिटाए दे रहा हूं, ds/dt आ गया L/2m। हमने पढ़ा सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने कि एंगुलर मोमेंटम सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत जब कभी गति होती है, व्हेन ए पार्टिकल और बॉडी मूव्स अंडर सेंट्रल फोर्स इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो जब ये कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट रहता है, प्लैनेट का मास भी कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये L और 2 कांस्टेंट होता ही है तो राइट हैंड साइड आपको कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रही है। तो जब ये कांस्टेंट है तो ds/dt भी कांस्टेंट होगा। इस तरीके से प्रूव हो गया कि एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरीके से हमने उसको प्रूव कराया। अब एक 2 बॉडी अगर सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम से करेंगे, सन का मास ms ले लो, प्लैनेट का मास mp ले लो, तो उसका जो अगर हम रिड्यूस्ड मास निकालना चाहते हैं तो ms इंटू mp बाई ms प्लस mp होगा, ms प्लस mp। तो आप अगर इक्विवेलेंट 1 बॉडी बनाना चाहते हो तो आप जो एंगुलर मोमेंटम है ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। जो आप एम आर ओमेगा स्क्वायर कहते हो उसके बजाय म्यू आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। सेंट्रल फोर्स या प्लैनेट के मोशन के बारे में आप लिख सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपको म्यू आर ओमेगा स्क्वायर दिखाई दे तो इससे आप गलत नहीं मानेंगे, इसको सबसे सही मानेंगे 2 बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के हिसाब से। और हमें ऑर्बिट और के बारे में मैं चाहता हूं कि और न बताया जाए। हमने तीनों लॉज देख लिए हैं और इसमें एक और चीज़ है, आप जानते हो, आपने इलिप्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो उसमें एसेंट्रिसिटी होती है। इनके आप डिटेल में कोई डेरिवेशन थ्योरम के ना रखें, लेकिन इन पर आधारित ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी समरी जरूर उतार लें। एक थ्योरम 1 दी हुई है और जब इसमें इन्होंने दिया हुआ है
कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंसेस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, जैसे मिनिमम डिस्टेंस बी थी सन से प्लैनेट की, जो हमने फिगर बनाया था, यहाँ सन है, यहाँ बी बनाया, ये ए बनाया, ये डिस्टेंस मिनिमम कहलाती है R1 और ये R2 कहलाती है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इन्होंने बताया कि R2 अपॉन R1 माने मैक्सिमम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई होती है। इसको आप रट लीजिएगा। दूसरी चीज वेलोसिटी के लिए भी, ये रटने के लिए क्वेश्चन से आपके बुक से ही हम देख रहे हैं थ्योरम्स के रूप में, R2 अपॉन R1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 भी होता है। इसको भी आपको लर्न करना होगा। इसके अलावा V2 अपॉन V1 का मतलब है यहाँ तेज चलता है और यहाँ धीमा चलता है। जब दूर होता है तो यहाँ वेलोसिटी V1 है, जब वो मूव करते हुए निकलता है A पॉइंट से तो यहाँ वेलोसिटी V1 है, जब B से मूव करता है तो V2 है। तो जो हमारी एक तरीके से आप कहेंगे R1 V1 इक्वल टू R2 V2, इससे R2 अपॉन R1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 है। तो एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला और है इसका, V1 माइनस V2 अपॉन V1 प्लस V2 भी है। एक एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला R2 माइनस R1 अपॉन R2 प्लस R1 भी है। ये फॉर्मूले रट सकते हो आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये समरी आपको कॉपी करनी है केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड। एक प्रूवन और है, इसको भी आपको रटना है कि थ्योरम 2 जो है ये आपको रटना है। बस मैं आपको संकेत दे रहा हूं, आपके पास बुक्स हैं, आप उस समरी को हमने जैसा कहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से और चीजें आपको क्या लर्न करनी है वो ये हैं। एक थ्योरम 2 है, प्रूव दैट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, प्रूव दैट है तो थ्योरम, लेकिन इसका जो एक तरीके से आउटपुट निकलता है, इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इन एन elliptical orbit द टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है उसकी प्लैनेट की जो मूव करता है, ये सन है, डिपेंड्स ओनली ऑन दी सेमी मेजर एक्सिस। इसका ये कहना है कि जो सेमी मेजर एक्सिस माने आधी जो है मेजर एक्सिस जो होती है उसको सेमी का मतलब आधी, सेमी मेजर एक्सिस पे ही डिपेंड करता है। उसकी प्रूविंग है ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन थ्योरी में भी पूछा जाए डिपेंड्स अपॉन ओनली। अब ये कहोगे कि सेमी मेजर एक्सिस ए पे डिपेंड करती है, ए में फर्स्ट में पूछ रहा है, सेकंड में कह रहा है बी पे भी डिपेंड करती है, तीसरे में मतलब या पूरे तरीके से ए पे डिपेंड करती है, बी पे करती है, तीसरे में कह दिया जाए ए एंड बी बोथ। अगर कहा जाए मतलब क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, और एक में लिख दिया जाए नन ऑफ द अबव। तो आपको आंसर करना है सिर्फ ए पे डिपेंड करती है। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के रूप में पूछा जाता है, तो जो टोटल एनर्जी ई है वो माइनस के अपॉन 2a से दी जाती है, के अपॉन 2a से दी जाती है। ठीक है, जो के होता है वो होता है Gm माने ये प्लैनेट का मास हो गया, ये सन का मास हो गया, के की वैल्यू ये होती है। ये ध्यान रहे, ये छोटी सी बात भी आपको याद करनी है, यानी E बराबर माइनस Gm अपॉन 2a होता है इसका। ये फॉर्मूले भी आपको रटने होंगे। तो इससे साफ क्लियर है भाई, मास तो प्लैनेट के जो नेचर ने बना दिए हैं, सन का जो बना दिया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आपको पता है, 2 भी आपको पता है, लेकिन सिर्फ ये वेरी करता है, प्लैनेट बदल जाता है, उसकी सेमी मेजर एक्सिस बदल जाती है, तो सिर्फ ए पे डिपेंड करता है। ये बेसिक इस थ्योरी से निकल के आता है। मैं समझता हूँ कि अब आपको प्रॉब्लम्स करनी है, प्रॉब्लम आप करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर मैं प्रॉब्लम्स को भी समझाऊंगा।
मैं यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। नेक्स्ट सिर्फ 2 ही लेक्चर बचे हैं इसमें। एक तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है जो उसके इर्द गिर्द मतलब घूमता है पृथ्वी के अराउंड। तो जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स एक है टॉपिक, उसका एक वीडियो हम आपके सामने अपलोड करेंगे। दूसरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का, और यही सिलेबस आपका ख़त्म होगा। मैं यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।